करा है बायोलॉजी का, जंतु में संरचनात्मक संगठन। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल देखेंगे हम, जिसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला है जंतु ऊतक क्या होते हैं, फिर हम फ्रॉग देखेंगे और फिर कॉकरोच। अब देखो हम जंतु ऊतक देखेंगे। सबसे पहले जंतु ऊतक जो है ना, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, यानी ऊतकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। और हिंदी में बोलते हैं औतिकी। ठीक है ना, हिस्टोलॉजी औतिकी। अब इसके जो जनक थे वो कौन थे, बाइचैट थे, है ना, क्या थे, कौन थे, बाइचैट थे। अब इसकी संरचना किस तरह होती है, देखो सेल्स होते हैं बहुत सारे, उनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश रहता है, यानी कि इसमें क्या भरा होगा, अंतराकोशिकीय पदार्थ भरा होगा, मैट्रिक्स होगा और सेल होंगे, यानी कि यही जो संरचना है वो किसकी, टिश्यू की है। निर्माण कैसे होता है हमारी बॉडी में टिश्यूज का, जैसे कि देखो शुरुआत में जैसे मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में मिले, निषेचन हुआ, युग्मनज बना, मेरुला अवस्था हुई, फिर ब्लास्टोसिस्ट हुई अवस्था, फिर गैस्ट्रोला अवस्था हुई, फिर जनन स्तरों का निर्माण अब होता है। यानी कि क्या क्या होता है, एक्टोडम, मेसोडम, इंडोडम होता है, और इसी से अब क्या बनता है, ऊतक अंगों का निर्माण होगा। ठीक है ना, यानी ये भ्रूणीय अवस्था के बाद। अब आगे जाकर देखो, ऊतक जंतु जो होते हैं, है ना, वो जो ऊतक जो होते हैं, स्टार्ट होते हैं जंतु वाले, वो कहाँ होते हैं, वो फाइलम, यानी जो हमारा क्या बोलते हैं उसे, जो शुरुआत होती है, फाइलम होते हैं जो अलग अलग नमूना है, उसमें जो है सीलेंट्रेटा से शुरुआत होती है जंतुओं में ऊतकों की। ठीक है ना, तथा इसका क्रम अगर हम देखें तो पहला जो है हमारा कोशिकीय स्तर का संगठन होता है, जो कि पॉरीफेरा में होता है, जिसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की सेल का समूह होता है, जो सिर्फ, जब विभिन्न प्रकार की सेल का समूह हो, सिर्फ है ना, तो ऊतक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ऊतक क्या होता है, अनुपस्थित। अगर समान प्रकार की सेल मिलकर बना हो तो उससे क्या बनता है, ऊतक बनता है, जो कि हमारा किस्म क्या कहलाता है, ऊतक स्तर का संगठन होता है, जो कि होता है हमारा सीलेंट्रेटा टिनोफोरा में। अगर मान लो यही है ना, यही ऊतक जो है, विभिन्न प्रकार के ऊतक विभिन्न पैटर्न और अनुपात में व्यवस्थित होकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। तो अब ये बन गया तीसरा, अंग स्तर का संगठन, जो कि किसमें होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है। अब आगे जाकर जब अंगों के बीच भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तब अंग तंत्र का निर्माण होता है अंगों के बीच। तो ये हमारा अंग तंत्र संगठन में जो सबसे जटिल है, जो कि किसमें होता है, एस्क्ले हेलमिन्थेस से लेकर हमारा कॉर्डेटा तक होता है। आगे हमारा है टिश्यूज़ के टाइप्स क्या हैं। देखो ये संरचना और कार्यों के आधार पर हम देख रहे हैं, टिश्यूज़ के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, और चौथा है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। अब ये जो पहला उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू, ये जो बना होता है वो तीनों हो, जो हमारी जन्म स्तर होती है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों से बना होता है। इसके कार्य क्या क्या होते हैं, शरीर के अंगों का आवरण बनाना, सुरक्षा देना, यानी कि एक तरह से, है ना, अब शोषण और श्रावण करना और विसरण निषेधन में सहायक होता है। ठीक है ना, अभी हम कार्य इनके बारे में एक एक करके भी देखेंगे। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। ये शरीर के विभिन्न ऊतकों को आपस में जोड़ता है, शरीर को सहारा प्रदान करता है हमारा संयोजी ऊतक, और शरीर में पदार्थों का परिवहन कराता है। कौन, संयोजी ऊतक। अब पेशी ऊतक की बात करें, मस्कुलर टिश्यू, ये इनकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है अधिकतर, ज़्यादातर। इनके कार्य गमन संचलन में सहायक। चौथा हमारा क्या है, तंत्रिका ऊतक, जिनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। इनका कार्य क्या है, तंत्रिका समन्वय और उनका नियंत्रण करवाना। अब हम आते हैं एक एक करके एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर, उपकला ऊतक के ऊपर। ये उपकला ऊतक जो नाम पड़ा है, ये उप यानी ऊपर, और कला मतलब वृद्धि, यानी एपिथेलियल, यानी एपिथेलियम मतलब होता है कि ऊपर वृद्धि करना है, किसके ऊपर, यानी कि यह ऊतक क्या होगा, हमेशा किसी दूसरे ऊतक, जैसे कौन से ऊतक, संयोजी ऊतक के ऊपर क्या करता है, वृद्धि करता है। तो इसकी संरचना जब हम देखते हैं तो एक जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक है, उसके ऊपर, है ना, क्या करता है, ये वृद्धि करता है हमारा। और इसके भी हम प्रकार देखेंगे, अलग अलग होते हैं। अब इसके ऊपर एक और चीज़ होती है बीच में इनके, यानी उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक के बीच में एक आधार कला रहती है, यानी बेसल मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर जो मैंने बनाया वो एक परत का है। तो ये एक जो होता है एक परत का, अगर हम जो हमारा क्या है,
उपकला ऊतक बना होता है, तो उसकी अगर एक कोशिका होती है तो उसे हम कहते हैं सरल उपकला। अगर बहुत सी कोशिकाएँ यानी मुख सतह पर बहुत सी कोशिकाएँ होती हैं तो वो हमारी संयुक्त उपकला होती है, जो कि इसका अब ये प्रकार देखेंगे। अब ये उपकला ऊतक के बारे में कुछ बातें, जैसे उपकला ऊतक में एक मुक्त सतह होती है जो या तो बाहरी वातावरण या दैहिक द्रव्य के संपर्क में होती है। बाहरी वातावरण के संपर्क में होगी, मतलब ऊपर की तरफ मुक्त उपकला सतह रहती है जो बाहरी आवरण या दैहिक द्रव के संपर्क में होती है। दूसरा है सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, यानी कि असीम क्षमता होती है इनमें पुनरुद्भवन की, रिजनरेशन की। अब यह उपकला सेल्स दृढ़ता से बंधी रहती होती है, यानी कि यह जो उपकला है ये दृढ़ता से क्या होती है, बंधी होती है, इनमें जगह नहीं होती है ना। आगे हम उसके प्रकार भी देखेंगे। अंतराकोशिकीय अवकाश यानी बहुत कम होगा, क्योंकि इनमें जो है दृढ़ता से आपस में सेल जुड़ी है, तो इनके अंतराकोशिकीय अवकाश कम होगा, यानी कि इनमें द्रव्य मैट्रिक्स क्या होगा, कम होगा। यह उपकला ऊतक असंवहनी ऊतक होती है, यानी कि यह जो उपकला ऊतक है असंवहनी ऊतक यानी ब्लड वेसल इनमें नहीं होती, असंवहनी होती है। इसलिए पोषण के लिए क्या करती है, संयोजी ऊतक के ऊपर रहती है। अब ये क्वेश्चन था, संयोजी ऊतक के ऊपर क्यों रहती है, पोषण के लिए। ये इनमें असंवहनी ऊतक है ये, क्योंकि इनमें ब्लड वेसल अनुपस्थित होती है। अब सीलिया की हम बात करें पक्षमाप। सीलिया क्या है, घनाकार या स्तंभकार सरल उपकला में जो सतह पर म्यूकस कणों का विशिष्ट दिशा में संचरण करने में सहायक होते हैं। सीलिया के बारे में आगे भी हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो होती है सरल घनाकार और स्तंभकार जो उपकलाएं होती है उनमें उपस्थित होती है, जो कि क्या काम करती है, म्यूकस या कणों का विशिष्ट दिशा में संचरण करवाने में सहायक होती है, ठीक है ना। इसीलिए और ये जो होती है हमारी शरीर में श्वसनिकाओं और मादा में अंडवाहिनी में फैलोपियन ट्यूब्यूल में होती है। अब माइक्रोविलाई के बारे में भी थोड़ा सा देखेगा, आगे हम देखेंगे अच्छे से। सूक्ष्म अंकुर क्या होता है, सूक्ष्म अंकुर ये घनाकार स्तंभकार सेल में ही होते हैं। ये सतही क्षेत्रों को बढ़ाते हैं, जिससे पदार्थ का अवशोषण यानी अवशोषण मिला, तो यहाँ ये कहाँ पर क्या होते हैं, माइक्रोविलाई कहाँ पर होते हैं, ये हमारी आंत्रों में होता है, छोटी आंत में होता है, जो कि स्तंभ आकार की होती है, और हमारे नेफ्रॉन की पीसीटी में भी होते हैं, जो कि हमारा घनाकार की होती है। तो होता है आधारी कला, बेसमेंट। अब जो हम देखें बेसल मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें जो किसके नीचे है, हमारी उपकला ऊतक के नीचे, तो वो क्या चीज़ है, ये संयोजी ऊतक तथा उपकला ऊतक के बीच में स्थित होती है, ये निर्जीव होती है। एक और चीज़ है उनमें, इसका स्त्रावण संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक दोनों करते हैं। स्त्रावण या कैसे करते हैं, देखो, जो बेसल लैमिना होती है उससे स्त्रावण कौन करता है, हमारा जो हमारा एपिथेलियल यानी उपकला ऊतक होता है वो करता है, जिससे ये क्या होती है बनी, ये बनी होती है हमारी बेसल लैमिना, वो बनी होती है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। दूसरी हमारी है फाइब्रिस लैमिना, ये हमारी ये भी इसका जो स्रावण है वो कौन करती है, कलेक्टिव टिश्यू करती है, यानी कि हमारी संयोजी ऊतक। और यह है जो बनी होती है कोलेजन और रेटिकुलर तंतुओं की बनी होती है। अब हम देखें एपिथेलियम के टिश्यू के टाइप्स देखेंगे। तो ये सेल की परतों की संख्या के आधार पर हमने दो भाग में बांटा, एक सरल उपकला, एक संयुक्त उपकला। सरल यानी एक सेल की परत होगी, और संयुक्त यानी काफ़ी सेलों की परतें होंगी। अब हमारी सरल उपकला हमने अच्छे से दे रखी है, तो हमें वो पढ़नी होगी। सरल उपकला का तीन प्रकार हैं वैसे, और अन्य हमने तीन और प्रकार करें। तो तीन प्रकार यानी तीन आकार के आधार पर हमने इसको करा है। तो आकार के आधार पर पहली है शल्काकार उपकला, जिसमें चपटी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। दूसरा घनाकार उपकला, जिनमें घन के समान उपकलाएं होती हैं, सेल्स होती हैं। तीसरा स्तंभाकार उपकला, जिसमें लंबी पतली सेल्स होती है। अब अन्य तीन कौन सी प्रकार है, देखो, एक हमारी वही जो पक्षमापी है उपकला, और एक ग्रंथिल, और एक कूट स्तरित उपकला। तो जो पक्षमापी और जो ग्रंथिल है वो दोनों बनी होती है घनाकार स्तंभाकार की, ठीक है ना, यानी एक रूपांतरित होती है। और ये जो हमारी कूट स्तरित उपकला है वो स्तंभाकार सेल की बनी होती है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे सरल जो पहला है ना हमारा सरल उपकला जो है, उसके बाद सरल शल्काकार उपकला के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो ये कैसी होती है, चपटी कोशिकाओं की परत होती है, एक परत होगी जो कि सरल उपकला का वो है। तो यहाँ पर देखो इसकी संरचना बना रखी है, कलेक्टिव टिश्यू, उसके ऊपर बेसल मेम्ब्रेन, और ऊपर हमारे क्या चपटी कोशिका है। अब यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि ये जो है ये किस तरह से, ये गड्ढे गड्ढे की तरह, टाइल्स की तरह संरचना, कैसे लहर की तरह। तो ये अनियमित सतह, यानी कि जो हमारी चपटी सरल शल्काकार उपकलाएँ होती है वो कहती है अनियमित होती है ना। मुक्त सतह उसकी क्या होती है, अनियमित होती है,
और सेल की पतली परत का निर्माण करा, ये भी एक चीज़ याद रखना कि सेल की पतली परत का निर्माण कराती है। अब ये सेल क्या होती है, फर्श पर लगी टाइल्स के समान दिखाई देती है, जिसे खंडजी उपकला यानी पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइल्स के समान है तो खंडजी उपकला पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। और दूसरी चीज़ है कि शरीर के कुछ भागों में ये लहर यानी तरंग के समान दिखाई देती है, अतः इसे लहरदार उपकला टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। यानी कि इससे लहर की तरह देखिए तो इसे लहरदार उपकला या टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब इसका कार्य है क्या, कार्य है इसका निस्यंदन, फिल्ट्रेशन में काम आना और विसरण में सहायक होना, विसरण में आदान प्रदान में। यानी कि ये किससे संबंधित होगा, ये तो एक वाहिनियों से संबंधित होगा और एक ये किडनी से संबंधित होगा क्योंकि निस्यंदन कर रहा है। तो इसके एग्जाम्पल कहाँ पर होता है, ये होता है रक्त वाहिनी की भित्ति कि आंतरिक स्तर में यानी एंडोथीलियम में, ठीक है ना ये, और प्रगुहा के आंतरिक स्तर में यानी मीजोथीलियम में। और ये मीजोथीलियम एंडोथीलियम ये दोनों की उत्पत्ति किससे होती है, मीजोडर्म से होती है, ये चीज़ याद रखना। अब एक और है फेफड़ों के वायुकोश कूपिका में, क्योंकि विसरण भी हो रहा है, निस्यंदन भी हमने देख लिया, ठीक है ना। प्रगुहा के आंतरिक स्तर मीजोथीलियम में होता है, ठीक है ना। आगे देखो सिंपल क्यूबेडियल, हम दूसरा देख रहे हैं हमारा सरल घनाकार उपकला। तो ये जो होती है घनाकार सेलों की एक परत होती है, ठीक है ना, जिसकी संरचना मैंने बना रखी है और ये नियमित है। अब जो दोनों होंगी वो नियमित होंगी, है ना, घनाकार भी और जो हमारा क्या है स्तंभाकार भी। अब इसका कार्य हम क्या होता है, इसका कार्य होता है स्त्रावण और अवशोषण, यानी स्त्रावण यानी ग्लैंड होंगी इनमें, ठीक है ना, और अवशोषण जो कि देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, इसका एग्जाम्पल है ग्रंथियों की वाहिनी यानी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड होती है इनमें। तो वो छोटी नलिका होती हैं जो वो उसमें होती है भी, ठीक है ना, यानी ये वाहिनी बड़ी और छोटी होती है तो उसमें छोटी नलिका में होती है ये ग्रंथियों की वाहिनियों में। अब दूसरी चीज़ है कि नेफ्रॉन का नलिकाकार भाग बनाती नलिकाकार भाग दो, और नेफ्रॉन के बहुत से होते हैं, डीसीटी, पीसीटी, हेनले लूप, ये सारी चीज़ कलेक्टिंग, तो उसमें से पीसीटी और डीसीटी का बनाती है। अब मैंने बोला ना ये स्त्रावण करती, तो पीसीटी में माइक्रोबिलाई होते हैं यानी उन्हीं में उपस्थित होती है क्या हमारी ये घनाकार उपकला, सरल उपकला। अब तीसरी चीज़ है ये थायराइड ग्रंथि की पुट्टिका में भी रहती है, यानी कि ये ग्रंथि एक तरह की है ना, ये तो ये भी स्त्रावण और किसका काम कर रही है, हमारा स्त्रावण और अवशोषण का कार्य कर रही है। अब तीसरी हमारी जो है हमारी सिंपल कॉल्यूमनर यानी सरल स्तंभकार उपकला। तो ये लंबी और पतली सेल की एक परत से बनी होती है, ठीक है ना, ये भी नियमित होती है, मैंने बोला था। तो ये हमें दे रखा है। अब देखो इसके जो केंद्रक है वो बिल्कुल नीचे की तरफ यानी बेस की तरफ होते हैं, यानी कि आधार की तरफ होते हैं, ठीक है ना, ऊपर नहीं होते आधार, जिसे बोलते हैं हम धीरगिरित केंद्रक। तो धीरगिरित केंद्रक जो होता है वो कहाँ होता है, आधारी भाग में स्थित होता है। इसका कार्य क्या होता है, स्त्रावण और अवशोषण, यानी दोनों का कार्य क्या है, समान है, लेकिन मिलती कहाँ कहाँ ये हमें देखना है। वो हमें मिल रही है ग्रंथियों में, जैसे थायराइड, नेफ्रॉन की नलिकाकार जो पीसीटी डीसीटी उन सब चीज़ों में, ठीक है ना। लेकिन ये कहाँ मिलती है, जठरीय ग्रंथि और आंतरिक ग्रंथि में, ठीक है ना, यानी पेट से सारा सिस्टम है इसका, आमाशय और बड़ी आंत में, और छोटी आंत की माइक्रोविलाई में उपस्थित होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। अब आंतरीय, अब क्वेश्चन बहुत से इससे बनते हैं कि आंतरीय श्लेष्मा ग्रंथि जो होती है, आंतरिक श्लेष्मा ग्रंथि जो होती है वो रूपांतरित होता है किसका, स्तंभाकार कोशिकाओं का, ये हमें याद, यानी कि जो आंतरीय श्लेष्मा ग्रंथियां होती है ना, ग्रंथियां वो क्या होती है, रूपांतरित होती है हमारी स्तंभाकार कोशिकाओं की। अब ये है हमारा सातवां कि सीलिएटेड एपिथीलियम जो होती है पक्षमापीय उपकला, जो हमारे जो 3 प्रकार हमने देखे थे उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये रूपांतरित घनाकार और स्तंभकार उपकला होती हैं, ठीक है। यह जब घनाकार या स्तंभकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर सीलिया पाई जाती है तो उसे सीलिएटेड उपकला कहते हैं। इसका कार्य क्या है कि उपकला सेल की सतह पर म्यूकस या कणों का विशिष्ट दिशा में संचरण करता है, मिलती कहाँ है, श्वसनिका, ब्रोंकियल्स में, अंडवाहिनी में, फिलामेंटी में। अब पांचवा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी ग्रंथियल उपकला। तो ये जो होती है यानी ग्लैंड्स होंगी इसमें, ये रूपांतरित घनाकार स्तंभकार की उपकलाएं, जब ये घनाकार या स्तंभकार कोशिका रूपांतरित होकर पदार्थों का स्त्रावण शुरू कर देती है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रंथिल उपकला। यानी जो भी इस पदार्थों का स्त्रावण करता है तो वो क्या होती है, ग्रंथि होती है। तो अगर कोई भी हमारी जो एपिथेलियम है ना,
उपकला है, जैसे ग्रंथिल उपकला। तो ये जो घनाकार स्तंभकार है, ये क्या होती है, रूपांतरित होकर पदार्थों का स्रावण करने शुरू कर देती है। अब ग्लैंड की परिभाषा भी देख लेते हैं क्या होती है। जैसे कि ग्रंथि उसे बोलते हैं जब एक या अन्य सेल को कई सेल का समूह हो, मान लो, जो कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रावण करना शुरू कर देता है, तो उसी को करते हैं, उसी को ग्लैंड कहते हैं। अब इसके प्रकार हो गए ना दो, किसके, सेल की संख्या के आधार पर। एक तो कोशिकीय ग्रंथि और एक बहुकोशिकीय ग्रंथि। एक कोशिकीय ग्रंथि के एग्जाम्पल होते हैं म्यूकस, जिसे हम कलश ग्रंथि बोलते हैं, गॉबलेट सेल, और पेनिथ कोशिका, ठीक है ना, जो कि कहाँ होती है, आंत्र में उपस्थित है। तो एक तो गॉबलेट सेल हो गई जिसे हम कलश या म्यूकस ग्रंथि बोले, और एक हमारी हो गई पेनेथ, जिसे हम आंत में उपस्थित बोलते हैं कोशिका, ठीक है ना। ये तो एक सेल की हो गई ग्रंथि। अब बहु सेल कोशिकीय जो होती है, जो शरीर में जितनी भी अन्य बड़ी ग्रंथियां होती है, शरीर की अधिकांश जो ग्रंथियां होती है वो कौन सी होती है, बहुकोशिकीय ग्रंथियां होती हैं। तो अभी हमने इतना देखा।